आ जाओ जी, वेलकम बैक। सभी लोग फिर से वापस आए। यस, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। चलो जी, ब्रेक से पहले हमने क्या पढ़ा था? ब्रेक से पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 4, सिर्फ लिख के रखा था, और अब हम इसके डिटेल में जाएंगे, एक एक शब्द को तोड़ेंगे और उतने ही मजे के साथ तोड़ेंगे। तो जितने लोग ब्रेक पे गए सभी लोग अपने वापस आओ, जल्दी से वापस आओ। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सर, इस सभी प्रोविजन को मेरे साथ एक बार, आप जहां कहीं भी बैठे होंगे, घर पे बैठे होंगे, ऑफिस में, कहीं पे भी बैठे होंगे, मेरे साथ जोर से इसके एक बार पढ़ के आवाज आनी चाहिए आपके कान को, आपकी खुद की। इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर, income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act, at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year, in respect of total income of any person in previous year। वापस से सुनिएगा, इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। क्लियर है सर? एक एक शब्द को तोड़ना है इसमें से, जरा समझ के देखिए। इनकम टैक्स, इनकम वर्ड की तोड़ताड़ कर ली, टैक्स वर्ड की तोड़ताड़ कर ली। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स पे करना है, कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में पे करना है। इनकम टैक्स पे करना है, कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में पे करना है। यानी मेरी जिंदगी में पहला सवाल खड़ा हो गया, ये असेसमेंट ईयर मतलब क्या है? मुझे थोड़ी पता है, मैं तो नादान सा बच्चा हूं। एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। मेरे मन में दूसरा सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी तो समझना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, ये तो हमने देख लिया, व्हाट इज टोटल इनकम, एवरीबॉडी, व्हाट इज टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन बिकेम टोटल इनकम, तो टोटल इनकम तो मेरे को पता है। यस, सो इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। एनी पर्सन मतलब किस बारे में बात कर रही है, और ये प्रीवियस ईयर नाम का क्या कंसेप्ट होता है? तो इस डेफिनेशन से मुझे और 4 सवाल मेरी जिंदगी में मिल गए कि भैया, एक, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन मतलब कौन है, और इनकम टैक्स का रेट क्या है। जब इन 4 वर्ड को पढ़ूंगा तो सेक्शन 4 क्लियर होगा। तो यहां से एक नई रेस शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सन मतलब कौन है। पर्सन मतलब कौन है, क्योंकि किसी व्यक्ति को टैक्स देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये समझते हैं कि हु ऑल आर द पर्सन दैट आर कवर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। मैं इनकम टैक्स के पास पहुंचा, मैंने इनकम टैक्स से पूछा, हे इनकम टैक्स मुझे बता ये पर्सन मतलब कौन है। इनकम टैक्स ने कहा, ब्रो आई नो, मैं तुझे बताऊंगा पर्सन मतलब कौन है। यस सर, स्क्रीन नहीं आ रही, 1 मिनट सर। अब बिच तुम्हारा सॉल्यूशन देता हूं मैं, लो सर। हाँ मालिक, मालूम है, अरे दर्द मालूम है, अरे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है। ये लो, स्क्रीन विजिबल हो गई, ठीक है। सो इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। यहां से हम गए सबसे पहले समझने के लिए कि पर्सन मतलब कौन होता है। पर्सन क्या डिफाइंड है? अरे साहब, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन को डिफाइन करता है। पहली बार, तीसरे दिन में पहली बार कह रहा हूं, ये डेफिनेशन काम की है, सेक्शन नंबर सहित याद रखना। ये डेफिनेशन पढ़ना है, सेक्शन नंबर सहित याद रखना। पर्सन, किसे इनकम टैक्स पे करना है? चलिए सवाल का जवाब देते हैं, जैसा लिखते जाऊंगा वैसा लिखते जाना। सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल 7 अजूबे हैं इस दुनिया में और 7 पर्सन है इनकम टैक्स में। 7 अजूबे हैं इस दुनिया में और 7 पर्सन है इनकम टैक्स में। पहला पर्सन आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को टैक्स देना है।
इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको मेरे साथ क्या लगता है ये बताइए, इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको मेरे साथ क्या लगता है ये बताइए। राइट सर, स्क्रीन अब आ रही है सभी को? इंडिविजुअल, अब ये इंडिविजुअल मतलब कौन? क्या इसमें मेल कवर होंगे, क्या फीमेल कवर होगी, बाकी सब कवर होंगे? मेल फीमेल बाकी सब। इन शॉर्ट जो थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ में रखा है, जो बहुत ही उम्दा डिसीजन, समझदारी वाला डिसीजन, क्या इसमें मेल फीमेल बाकी सब कवर होंगे, हां या ना? हु इज इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन, मीन्स नेचुरल पर्सन, इंक्लूड्स मेल फीमेल थर्ड जेंडर, सब कवर होते हैं। तो क्या मेल को टैक्स भरना है? हां। फीमेल को टैक्स भरना है? हां। थर्ड जेंडर को टैक्स भरना है? हां। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से पहले भी वो इनकम टैक्स में कवर होते थे। ये कई कम लोगों को पता है, बट मैं आपको बता दूं वो कवर होते थे, वो कवर होते थे। तो हर नेचुरल पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज कवर्ड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, सभी लोग कमेंट करके फटाफट जवाब दें। इज माइनर बी टैक्सेबल? क्या माइनर से टैक्स भराया जा सकता है? सपोज अगर कोई माइनर है, रिच माइनर है, राइट, क्या माइनर से टैक्स भरवाया जा सकता है, हां या ना? क्या माइनर का पैन कार्ड बन सकता है? क्योंकि देखो टैक्स पे करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है, तो क्या माइनर का पैन कार्ड बन सकता है? इधर रौनक कह रहे हैं हां सर बिल्कुल हो सकता है। इधर निशांत, वैजंती, अमन, आर्य कह रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, सर माइनर से कैसे टैक्स भरवा सकते हो सर? माइनर कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो सर। पर कुछ लोग कह रहे हैं हां हो सकता है सर। क्यों? माइनर भी तो नेचुरल पर्सन है, भरवाओ उससे भी टैक्स। मुस्कान कह रही है सर पैन कार्ड तो बन सकता है लेकिन माइनर टैक्स नहीं पे करेगा। अच्छा, और ये जो आपने ज्ञान अर्जित किया कि माइनर टैक्स पे नहीं करेगा, ये कौन से लॉजिक के बेसिस पर था मुझे बताएंगे आप? ये कौन से लॉजिक के बेसिस पे था मुझे समझाएंगे आप? सर आपके नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। माइनर इज ऑल्सो लायबल टू टैक्स। हालांकि माइनर की कुछ इनकम ऐसी है जो पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है, पर कुछ इनकम ऐसी भी है माइनर की जो माइनर जिसके ऊपर खुद से टैक्स देता है। दो सवाल, क्या माइनर का पैन कार्ड निकलता है? आंसर इज यस। दूसरा सवाल, क्या माइनर टैक्स पे करता है? आंसर इज यस। हालांकि यह भी उतनी सच्चाई है कि माइनर की कई सारी इनकम उसके पेरेंट्स के साथ मर्ज कर दी जाती है। सारी चीजों पे डिटेल डिस्कशन होगा क्लबिंग नाम के चैप्टर में। यस, बट क्या माइनर भी कवर होता है? आंसर इज यस। बताइए, एक सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, क्या इन्हें भी टैक्स पे करने के लिए लायबिलिटी होगी? एक बच्ची कह रहे हैं, संयम जैन यहां पे कह रहे हैं सर माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल टू टैक्स। यू आर रॉन्ग। इन सम केसेस माइनर इज पर्सनली लायबल टू टैक्स। और यहां पे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट नहीं चलता, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये अपना इलाका है। बात समझ रहे हो? इनकम टैक्स सिर्फ इनकम करता है और किसी भी चीज पे नहीं मरता। दूसरा, एक सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, बताइए क्या इन्हें टैक्स पे करना होगा? आंसर इज यस। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन भी कवर है। सो इंडिविजुअल मतलब कौन? इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन अगर है, यस इट इज लायबल टू टैक्स। गेम ओवर, गेम ओवर। सेकेंड, HUF जिसे हम प्यार से कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। अच्छा मुझे जरा बताओ ये HUF नाम का क्या कंसेप्ट होता है? जरा मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है, प्लीज मुझे बताओ ये HUF नाम का क्या कंसेप्ट होता है?
वो एचयूएफ कुछ होता है ना, वो ये हिंदू होता है, फिर कोई फैमिली बिजनेस होता है, कोई करता होता है, ऐसा कुछ होता है ना। वो क्या होता है? वो कुछ करता होता है और फिर वो फैमिली बिजनेस होता है, क्या होता है एग्जैक्टली वो? हाँ कुछ फैमिली। अच्छा, विजय एचयूएफ स्टार्ट करना चाहता है, विजय एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है क्या? विजय एचयूएफ स्टार्ट करना चाहता है, विजय एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है क्या? हाँ वो को पार्टनर्स भी होते हैं, वाह 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 वाह, को पार्टनर्स भी होते हैं, बहुत शानदार बेटा। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बात समझिए। विजय एचयूएफ स्टार्ट करना चाहता है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा उसी में विजय को ऐड करना होगा? यस, बच्चे कह रहे हैं सर विजय एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है। चलिए कुछ और सवाल आपके सामने रखता हूं, कैन विमेन भी करता? कैन विमेन भी करता? तो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, इधर श्वेता कह रही है, सानिका कह रही है, अवंती कह रहे हैं नहीं सर आप अपना एचयूएफ स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई बिजनेस होना चाहिए। सर जनरेशन टू जनरेशन रहता है, आप नहीं कर सकते। कैन वुमेन भी करता? यहां पे हर लड़की कह रही है यस वी शुड भी करता। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे डीप में जाके पूछना चाहूंगा, मेंबर ऑफ एचयूएफ एंड को पार्टनर ऑफ एचयूएफ, ये दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीज है? मेंबर ऑफ एचयूएफ एंड को पार्टनर ऑफ एचयूएफ, ये दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीज है? बहुत शानदार। वो कह रहे हैं सर अलग अलग चीज है, कई बच्चे कह रहे हैं सर सेम ही चीज है। तो इन शॉर्ट इस कंसेप्ट को लेकर के बड़े कंफ्यूजन है जीवन में। यहां सब कह रहे हैं ये सेम चीज है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डिफरेंट भी है। चलिए आइए अब इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जब आप 11वीं 12वीं में थे, कौले कौले बच्चे थे, तब आपको एक गलत नॉलेज दिया गया कि एचयूएफ मतलब कोई एंसिस्टरल बिजनेस होना चाहिए। एचयूएफ मतलब कोई एंसिस्टरल बिजनेस होना चाहिए। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। कोई एक बंदा जिसका कोई एंसिस्टरल बिजनेस नहीं है वो भी एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है, वो भी एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है। अब एचयूएफ स्टार्ट कैसे होता है? हाउ टू स्टार्ट एचयूएफ? 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस। सर मतलब शादी। देखिए आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया था ना, अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ, जब तक शादी नहीं होगी बर्थ कैसे होगा, और बर्थ नहीं होगा तो एडमिशन कहां होगा, और अगर कोई एडमिशन हुआ है मतलब कुछ तो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए था। तो एचयूएफ कहां से स्टार्ट होता है? एचयूएफ चालू होता है मैरिज से। आपकी क्या होनी चाहिए बेटा? मैरिज होनी चाहिए। जैसी आपकी मैरिज होती है, हस्बैंड एंड वाइफ का एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के नाम से पैसा आ रहा है। और तीसरा, ये लोग एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। एचयूएफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एचयूएफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इट जस्ट अ मैरिज, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड अ पैन कार्ड, खत्म। जैसी आपकी शादी हुई, 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस, आंख के बाजू में 7 टाइम, सिंस हिंदू है इसीलिए 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस कह रहा हूं, राइट। जैसी आपकी शादी हुई, आप एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, पैन कार्ड निकाल लीजिए, आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया। आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यस, एचयूएफ आपका स्टार्ट हो गया। तो पहला मिसकंसेप्शन कई लोगों के बीच में यह है कि एचयूएफ को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, एंसेस्टरल बिजनेस होता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एचयूएफ को रजिस्ट्रेशन ही नहीं लगता। यस, द मोमेंट आपकी शादी हुई। अब कुछ नालायक मुझसे यहां पे जरूर पूछेंगे, सर मेरी 2 बार शादी हुई तो? ईमानदारी से बताना कितने नालायकों के मन में यह सवाल है? जहां तक मुझे लगता है हर लड़का यह सवाल पूछेगा।
मेरी 2 शादी हुई तो पूछो पूछो नालायक को पूछो, क्या मैं 2 HUF रख सकता हूं? क्या मैं 2 HUF रख सकता हूं? सर 2 बार का तो नहीं है, 4 बार का सवाल है ये। भाई साहब आपको मैं इसका जवाब दे दूं, आपको मैं इसका जवाब दे दूं। हम पहली बात कर रहे हैं हिंदू लॉ की, यहां कपल ऑफ मैरिज अलाउड नहीं है अनलेस आप एक के साथ डाइवोर्स डाइवोर्स कर ले, राइट। तो अगर आपका पहले बीवी के साथ HUF है, डाइवोर्स कर लेते हैं और दूसरी बीवी के साथ है, तो आपका पहला HUF हमें जो होगा वो बंद करना होगा और दूसरा HUF आपका स्टार्ट करना होगा। ये है इसका लीगल प्रोसेस। तो एक व्यक्ति एक ही जगह पे HUF हो सकता है, राइट। तो कई नालायकों के जिनके मन में सवाल था कि मेरी 2 शादी हुई तो, नालायकों पहले एक संभाल लो। ये शादी के पहले ना बहुत अच्छा लगता है, मेरी 2 शादी होंगी, 5 शादियां होंगी, उनसे 10 बच्चे होंगे, वो 10 बच्चों के 10 बच्चे होंगे, अपना एक खुद का डिस्ट्रिक्ट होगा। ये ऐसी जो बातें हैं ना बेटा, ये सब ऐसे नॉर्मल तरीके में अच्छी लगती है, ऐसे रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैं भी तुम्हारे सोच पे था पर ऐसा नहीं होता। तो हम पहली बात तो बात कर रहे हैं हिंदू की, जहां पे कपल ऑफ मैरिज अलाउड नहीं है। फिर भी अगर एक के साथ डाइवोर्स होकर दूसरा होता है तो पहले वाला जो HUF हो आपका बंद हो जाएगा और दूसरा वाला HUF आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, कैन विमेन भी करता? कैन विमेन भी करता? आंसर इज यस। हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005, हमें जब 11वीं 12वीं में थे हमें बताया गया था वुमेन नहीं होती, घर के मोस्ट सीनियर मेंबर होते हैं, पर ऐसा नहीं है। 2005 में हिंदू अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत वुमेन भी करता हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सीनियर मोस्ट मेंबर का ही करता होना जरूरी है? अच्छा, एक सवाल यहां पे मेरा निखिल गुप्ता ने पूछ लिया, सर मेरी दोनों बीवी है और दोनों साथ में है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर हिंदू लॉ इसकी परमिशन नहीं देता, आप कुछ भी करें। इनकम टैक्स में ये नहीं माना जाएगा, इनकम टैक्स में आपका एक ही HUF चलेगा, बाकी आप 50 के साथ रहो, किसको क्या फर्क पड़ता है ना मेरे भाई, झेलना तेरे को है, कोई और क्या तेरे को क्या बोलेगा, राइट। सो क्या सीनियर मोस्ट मेंबर के अलावा भी कोई कर्ता बन सकता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बताता हूं ये सीनियर मोस्ट मेंबर का कंसेप्ट कहां से आया था। अगर आप हिंदू लॉ उठा करके पढ़ते हैं तो हमारे भारत का कल्चर या संस्कृति कुछ इस तरीके से रही है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस के जो मोस्ट सीनियर मेंबर होते हैं वो रहते हैं। आज भी आपके घर पे अगर बिजनेस होगा तो आप देखेंगे दादाजी दुकान पे जाके बैठते हैं, दादाजी दुकान के अंदर में होते हैं, भले 1 घंटा 2 घंटे के लिए होंगे और वो गद्दी पे बैठते हैं, वो उनका रिस्पेक्ट है, वो उनका मान है, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा से हमारे इंडियन कल्चर में हमारे जो डिसीजंस लेते आए वो हमारे बड़े लेते आए हैं, राइट। तो इसी के लिए सीनियर मोस्ट मेंबर्स के पास डिसीजन का हक होता था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के चलते ये परंपरा बदलती है। और समझिए सीनियर मोस्ट मेंबर अगर बेड रिडन हुए तो ऐसा हो सकता है कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो है घर के, उनको कोई बीमारी हो जाए या वो बेड रिडन हो जाए, ऐसे केस में दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन। हेंस कोई सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं भी है पर घर के अगर सारे लोग अग्री करते हैं तो बिल्कुल वो क्या कर सकते हैं, किसी जूनियर को भी मेंबर बना सकते हैं। So it is not necessary that senior only became कर्ता, सीनियर ओनली बिकेम करता, जूनियर को भी बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HUF के 2 स्कूल, एक मिताक्षरा, दूसरा दया भागा। दया भागा एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल, बराबर ना, बराबर ना, जरा याद करके बताइएगा दया भागा कहां एप्लीकेबल है और मिताक्षरा कहां एप्लीकेबल है, जरा याद करके बताओ दया भागा कहां एप्लीकेबल है और मिताक्षरा कहां एप्लीकेबल है। याद करके जरा बताओ दया भागा कहां एप्लीकेबल है और मिताक्षरा कहां एप्लीकेबल है। यस, दया भागा इज एप्लीकेबल टू वेस्ट बंगाल एंड असम, whereas मिताक्षरा is applicable to
होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। दोनों में फर्क क्या है? पार्टीशन का राइट्स हम कब मांग सकते हैं, ये फर्क है। यस, दया भागा के अंदर में पार्टीशन के राइट्स किसके पास अवेलेबल है और मिताक्षरा में पार्टीशन के राइट्स किसके पास अवेलेबल है, इस बारे में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और दोनों का लर्निंग एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम सीधा कहते हैं बोथ आर कवर्ड इन इनकम टैक्स। सो आप दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से आ रहे हैं या मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से आ रहे हैं, डजेंट मैटर, इनकम टैक्स में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम उसके अंदर में जाते, बिकॉज बोथ आर कवर्ड इन इनकम टैक्स, बिकॉज बोथ आर कवर्ड इन इनकम टैक्स। यस, अच्छा चलिए, मिताक्षरा दया भागा दोनों कवर है। सर मुझे एक बात बताइए, बेनिफिट क्या है एचयूएफ को बनाने का? बेनिफिट क्या है एचयूएफ को बनाने का? सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्लानिंग, सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्लानिंग, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं है। टैक्स प्लानिंग ही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आप ये पूछेंगे कि सर टैक्स प्लानिंग कैसे इसका बेनिफिट हुआ, आइए मैं समझाता हूं टैक्स प्लानिंग इसका कैसे बेनिफिट हुआ। बेटा इसका बेनिफिट टैक्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से हुआ, टैक्स प्लानिंग इसका बेनिफिट कुछ इस तरीके से हुआ। मान लो विजय, मान लो पल्लवी, पल्लवी कौन? मेरी धर्म वाली पत्नी, विजय पल्लवी और वी लर्न एचयूएफ, इस तरीके से ये एक हम लोगों ने क्या बनाया, एसोसिएशन बनाया। अब विजय इज अ सेपरेट पर्सन, विजय इज अ सेपरेट पर्सन, विजय अपना रिटर्न अलग फाइल करेगा। विजय को 2,50,000 तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, हर व्यक्ति 2.5 लाख तक के टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो विजय को 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा बिकॉज विजय इज एन इंडिविजुअल। पल्लवी अपना अलग रिटर्न फाइल करेगी, पल्लवी को 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज टैक्स एग्जम्पशन जरूर मिलेगा। एचयूएफ को इनकम टैक्स में एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। अब विजय और पल्लवी टैक्स बचाने के लिए क्या करेंगे पता है? विजय और पल्लवी टैक्स बचाने के लिए सीधा एक एचयूएफ ओपन कर देंगे, कुछ कैपिटल विजय लगाएगा, कुछ कैपिटल पल्लवी लगाएगी और बिजनेस जो किया जाएगा ये एचयूएफ के नाम से किया जाएगा। अब एचयूएफ सिंस एक सेपरेट पर्सन है, इसका रिटर्न अलग जाएगा और इसको 2,50,000 तक का टैक्स एग्जम्पशन अलग से मिलेगा। मतलब हमने क्या टैक्स प्लानिंग कर ली? हमने टैक्स प्लानिंग कर ली 2.5 लाख रुपए तक के और टैक्स सेव कर दिया। हमारे इंडिविजुअल 2.5 लाख पे तो टैक्स सेव किया ही किया, एचयूएफ का एक स्टेटस खड़ा करके 2.5 लाख पे और टैक्स एग्जम्पशन लिया हमने, मतलब 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स सेविंग कर ली हम लोगों ने। बस यही रीजन है, बस यही रीजन है यहां पे टैक्स सेविंग बनता है। यस, अच्छा जी सर, अब सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्लानिंग बेनिफिट के लिए क्रिएट किया जाता है। अब आपने जो पढ़ा है वो क्या था? अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ, यही लाइन पढ़ी है आपने। सोचिए जब तक के कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एडमिशन काहे में लेगा? हेंस एचयूएफ स्टार्ट कैसे होता है? मैरिज से। एचयूएफ स्टार्ट कैसे होता है बेटा? मैरिज से। तो एचयूएफ स्टार्ट करना बस इतनी सिंपल सी बात है। एचयूएफ को टैक्स प्लानिंग के लिए बनाया गया है। आप में से कई लोग पूछेंगे सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं समझ रहा है क्या फिर ये टैक्स प्लानिंग है? इनकम टैक्स टैक्स प्लानिंग को अप्रूव करता है, टैक्स इवेजन को अप्रूव नहीं करता। टैक्स प्लानिंग बिल्कुल सही है इनकम टैक्स की नजरों में, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस सही नहीं है इनकम टैक्स की नजरों में। ड्यूरिंग द लेक्चर आपको एग्जांपल समझ में आएगा टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स इवेजन क्या होता है, आगे आएंगे इसके एग्जांपल। बस आप इतना समझिए टैक्स प्लानिंग इनकम टैक्स की नजरों में गलत नहीं है, टैक्स इवेजन इनकम टैक्स की नजरों में गलत है। यस, अच्छा जी सर। सो पहला व्यक्ति कौन कवर है? इंडिविजुअल। दूसरा व्यक्ति कौन कवर है? एचयूएफ। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए हमें, क्या मेंबर और को पार्टनर एक ही होते हैं क्या? आप में से कई लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है, आज जाना और अपने दोस्त को भी ये कंफ्यूजन क्लियर करना। मेंबर और को पार्टनर एक नहीं होते, मेंबर और को पार्टनर एक नहीं होते। मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं, मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं। राइट, इधर देखिए, ये थे, ये हैं हरिप्रसाद जी और ये है चंद्रकांता सारडा, मतलब मेरे पूजनीय माता पिता। भगवान की दुआ और इनकी मेहनत से इन्हें 3 बच्चे हुए, विनय, विवेक एंड विजय।
इनको 3 बच्चे हुए, समय बदला, वक्त बदला, वो बदले, हम बदले, और इसके बाद हमें हमारी प्यारी भाभी मिली, प्रियंका, शीतल एंड पल्लवी, बराबर। सो अब जरा बात सुनना, हमारे पेरेंट्स के हम 3 बच्चे, हम कौन हुए? को पार्टनर्स। An outsider is now a part of our family, who was not our family but now is a part of our family. Who are they? Members. और जिसको यहां तक पहुंच गया भाई, फुल रिस्पेक्ट। सो हरिप्रसाद जी चंद्रकांता जी को भगवान की दया से और इनकी मेहनत से 3 बच्चे हुए, विनय विवेक विजय। विनय विवेक विजय आर द पार्ट ऑफ सेम फैमिली। ये कौन हुए? को पार्टनर। आउटसाइडर बिकेम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड नाउ वी आर फैमिली। ये कौन हुए? मेंबर्स। आज जाना अपने दोस्त को भी समझाना, तेरे को मालूम है को पार्टनर और मेंबर अलग अलग, और स्पेशली जाना किसके पास? फाउंडेशन वालों के पास, जो आपके दोस्त है उनके पास जाना, उनको पास जाना। तो मालूम है क्या को पढ़ा ना तूने लॉ में? चल बता बोला, को पार्टनर और मेंबर एक ही होता क्या? बोलेगा हाँ एक ही तो होता है। आप बोलना बेटा एक नहीं होता, ये को पार्टनर, ये मेंबर। उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे और बोलेगा भाई फुल रिस्पेक्ट। वो सोचेगा साला तभी ये इंटरमीडिएट में है, उसको क्या मालूम तुम्हारे पास नॉलेज कहां से आया, चेपने का रे। डन प्रभु, ये पार्ट क्लियर है। तो ये को पार्टनर और मेंबर। तो सर क्या फर्क है को पार्टनर और मेंबर में? राइट्स का। को पार्टनर और मेंबर में क्या फर्क है? बेटा हम सीए फाइनल में भी पढ़ाते हैं। सीए फाइनल में आपको एक पूरा चैप्टर है एचयूएफ करके। जब आप मेरे साथ सीए फाइनल में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक पूरा चैप्टर है, मॉड्यूल 3 के अंदर में मेरे एक चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। वहां इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो को पार्टनर है वो डिविजन डिमांड कर सकता है, मेंबर डिविजन डिमांड नहीं कर सकता। जो को पार्टनर है वो डिवीजन डिमांड कर सकता है, मेंबर्स डिवीजन डिमांड नहीं कर सकता। तो विजय विवेक या विनय पार्टीशन कर सकते हैं एचयूएफ का। प्रियंका शीतल और पल्लवी के पास ये राइट नहीं है। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद विनय भैया को एक लड़का हुआ, विवेक भैया को एक लड़का और एक लड़की हुई, राइट। विजय को एक लड़का हुआ। हु आर दे? ऑब्वियसली दे आर को पार्टनर। कल चल के ये जो अपना स्वास्तिक है, स्वास्तिक के हमने शादी करा दी, राइट। और इधर कोई लड़की आई, जो भी प्यारी सुंदर सुशील मेरी बहू आई, राइट। अभी तो मैं मेरे दोस्त की लड़की को ही बोलता हूं कि यही मेरी बहू है। तो सपोज उसका नाम अनिका है। हमने बोला कि भैया चलो अनिका तेरी शादी होने वाली है स्वास्तिक के साथ, बराबर है। नाउ अनिका कौन रहेगी? मेंबर रहेगी। स्वास्तिक कौन रहेगा? को पार्टनर रहेगा। स्वास्तिक मेरे एचयूएफ से डिवीजन डिमांड कर सकता है, अनिका नहीं कर सकती। यह फर्क है। आहो राइट। अब मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसी के कनेक्शन में पूछने वाला हूं, राइट। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो, एक लड़की 2 एचयूएफ में हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। एक लड़का एक ही एचयूएफ में हो सकता है, पर एक लड़की 2 एचयूएफ में हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। सोच समझ के जवाब देना। एक लड़की 2 एचयूएफ में हो सकती है, एक लड़का एक ही एचयूएफ में हो सकता है। बोलो जल्दी से, ट्रू या फॉल्स? वैष्णव और ओमकार कह रहे हैं सर फॉल्स, रौनक समर्थ कह रहे हैं सर फॉल्स, पर समर्थ कह रहा है ट्रू। इधर सब कह रहे हैं सर ट्रू, फ्यू ऑफ देम आर सेइंग फॉल्स, एंड द आंसर इज ट्रू। धरती पे ना बेटा बच्चियों को, दैट इज लड़कियों को ही ये राइट है कि वो 2 एचयूएफ में हो सकती है। वो अपने पापा के एचयूएफ में भी होती है और अपने पति या अपने ससुराल के एचयूएफ में भी होती है।
लड़का या तो अपने पेरेंट्स के एचयूएफ में हो सकता है या तो वो खुद के एचयूएफ में हो सकता है। द मोमेंट वो पापा के एचयूएफ में है, उसकी शादी हुई और उसने अपना एचयूएफ अलग कर लिया, तो वो पापा के एचयूएफ से बाहर हो जाता, वो पापा के एचयूएफ से बाहर हो जाता। तो लड़कियां ही हैं जो 2 घर का बोझ संभालती है, और लड़कियों में ही ये कैपेबिलिटी है कि वो 2 घर को लेके चल सकती है। लड़कों में ये कैपेबिलिटी नहीं है, हम ये मानते हैं और लड़कियों की इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं। लड़कियों में कैपेबिलिटी है कि वो 2 घर का भार उठा के चल सकती है, और इसीलिए वो दो एचयूएफ में हो सकती है। वो अपने पापा के एचयूएफ में तो होती ही होती है, अपने ससुर जी या अपने पति के एचयूएफ के अंदर में भी वो हो सकती है। हेंस द आंसर इज ट्रू। और इसी के लिए तो उसे पापा की परी भी कहा जाता है, क्योंकि परी दोनों घरों का ध्यान रखती है। ठीक है, चलो अब जोक छोड़ो, आगे बढ़ो। सो अ वुमन बिकेम्स द मेंबर ऑफ पार्ट ऑफ एचयूएफ। सो पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ। एचयूएफ का पूरा पॉइंट समझ में आया? कोई क्वेश्चन होगा लेक्चर के एंड में, बिंदास झेलेंगे। तीसरा पार्ट मालिक, फर्म। फर्म इंक्लूड्स LLP। फर्म इंक्लूड्स LLP। यहां लिखिए एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 44 AD। ये जो पर्टिकुलर पार्ट में लिखा के आपको हाईलाइट करा रहा हूं, इसका मीनिंग अभी आपको नहीं समझेगा, पर जहां आपको इसका मीनिंग समझना है आपको यहां पे वापस लेके आ जाऊंगा। फर्म इंक्लूड्स LLP। ऑब्वियसली अपने पप्पा के एचयूएफ में बेटा वो कोपार्टनर ही रहेगी ना। डन। फर्म इंक्लूड्स LLP। यार मैं बड़ा नादान सा बच्चा हूं, अभी अभी आया हूं, मुझे ना फर्क नहीं समझता फर्म और LLP में क्या है। कोई प्लीज मुझे बताए कि फर्म और LLP में डिफरेंस क्या है। मैं तो कहता हूं दोनों सेम है, मैं तो कहता हूं दोनों सेम है। बोलो हां, नहीं, डिफरेंस है सर। फर्म इज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, whereas LLP is as per LLP Act 2008। बस इसके अलावा मुझे कोई और फर्क नहीं पता है। प्लीज दूसरा फर्क समझाइए। हां, दूसरा फर्क है सर लाइबिलिटी का। दूसरा फर्क है सर लाइबिलिटी का। इधर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, इधर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। करेक्ट? इधर लाइबिलिटी इज लिमिटेड, इधर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। एवरीबडी अग्रीड? ये 2 पॉइंट पे आप सब अग्री करते हैं तो प्लीज यस का कमेंट कीजिए। मेरे को आपसे एक बहुत जोर से सवाल आया है, बाकी सब छोड़िए, क्या मैंने जो LLP में लिखा वो करेक्ट है क्या? जो मैंने LLP में लिखा वो करेक्ट है क्या? क्या जो मैंने LLP में लिखा वो करेक्ट है क्या? सब कह रहे हैं सर एकदम करेक्ट, तो आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, सब सही है, आपने जो लिखा है वो पूरा सही है, एकदम सही है। मान लिया सर पूरा सही है, ठीक है, आप सबने अग्री कर लिया, अब मैं मुंह करने नहीं दूंगा। आप सबने अग्री कर लिया, अब मुंह करने नहीं दूंगा मैं लाइफ में। अब इधर देखो, तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, हम सारे टीचर्स ने मिल करके एक LLP बनाई। ठीक है, सारे टीचर्स ने मिलकर के LLP बनाई। उस LLP के अंदर में हमने क्या कर दिया, लिख दिया कि भैया हर एक की जो लाइबिलिटी होगी वो 1 लाख रुपए पे रिस्ट्रिक्ट होगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम विशाल सर इन्होंने लिख दिया 1 लाख रुपए, दर्शन सर 1 लाख रुपए, विजय साल्डा 1 लाख रुपए, ठीक है, जय बाबू 1 लाख रुपए, विनोद सर 1 लाख रुपए, प्रशांत सर 1 लाख रुपए, अमित सर 1 लाख रुपए, यस, रवि सर 1 लाख रुपए। ऐसा हमने सब लिख दिया, राइट। सुशील सर 1 लाख रुपए, सब हमने ऐसा लिख दिया, पूरा सब लिख दिया।
1-1 लाख रुपए ऐसा पूरा कर दिया हम लोगों ने। अब हुआ ये कि हम सब की इनकम बनी अराउंड सम कपल ऑफ करोड़ रुपीस, और इसके ऊपर टैक्स आया, इसके ऊपर टैक्स आया 40 करोड़ रुपीस का। अब इसको मजा लीजिएगा, पूरा भरपूर मजा लीजिएगा, ठीक है। सारे टीचर्स इतने में एओ आई, कौन आई? एओ आई। एओ आके बोलती है हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इतने में सब टीचर्स बात कर रहे थे, इतने में अमित सर भी लाइक ए पंटर रुक, ए पंटर रुक रुक, अरे वो आई रे, सुन इधर, चुप इधर, वो आई, सुन इधर, हाँ ये आई, मैडम 1 नंबर तोड़, बोलो मैडम। इतने में सारे टीचर्स यस यस मैम, मैं सुन, मेरे को भी पीछे से जगह मिली, मैं भी आगे आया, अरे मैम बोलिए ना मैम, अरे मैम बताइए, हम सब मिलके मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ने कहा, मैम ने कहा कुछ ज्यादा नहीं, ये जो 40 करोड़ रुपए टैक्स आए हैं ये आप सभी को पे करना है। लाइबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल, लाइबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल, तो आप सभी को 40 करोड़ रुपए पे करने। जैसे ही 40 करोड़ बोला, जैसे ही 40 करोड़ बोला, दर्शन सर उधर से, मैं कुछ पे नहीं कर रहा, तेल लगाने गया, जय सर मेरा क्या संबंध आ रहा है, मैं जा रहा। सुशील सर 40 करोड़, मैं देखो, अमित सर 1 नंबर मालिक, बहुत मजा आ गया, मैं जा रहा, ठीक है, अपने को एक जीप चला, मैं जा रहा। प्रशांत सर मेरे को भी देना है। विनोद सर ओके, सो दिस 40 crore has to be divided amongst all. That 40 crore rupees that has to be divided on amongst all, no? किसको पे करने का है? विशाल सर 40 करोड़ मैं कैसे, हम सब में डिवाइड, 40 करोड़ कैसे मैडम? या तो 40 करोड़ देना है तो किसको देना है आप पहले क्लियर कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। सब अपन तो पीछे हट गए, पैसे की बात थी अपन पीछे हट गए, बाकी सब आगे, बड़े लोग जितने भी है सब आगे, सुशील सर, विनोद सर, इधर अपना विशाल सर हो गए, अमित सर हो गए, प्रशांत सर, सब आ गए। अपन बाकी जो 3 छोटे लोग हैं, ऐसा दर्शन सर, राइट, प्रशांत सर, विजय, सॉरी दर्शन सर, जय सर, विजय सर, डायरेक्ट पीछे, राइट। उसके बाद में मैडम नहीं 1 मिनट देखिए, आप सभी LLP में है, सो ईच वन ऑफ यू इज लाइबल टू टैक्स, नो, आप सभी को देना है, आप सभी को देना है, मतलब नो वन इज पर्टिकुलर, एवरी वन इज लाइबल, राइट। सो आप सभी ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी थी। विशाल सर नहीं, अब बात नहीं समझे। एक बात क्या है कि हमने इनकम जनरेट की, और दूसरी बात है हमने टैक्स लिया, तो जो टैक्स का कंपोनेंट है इस पे बात कीजिए आप। That's the same point, sir. I am asking you. That's the same point. That Vinod sir. तो अभी मेरे को एक बात बताओ, आप इधर काय के लिए आए? इधर आपको क्या चाहिए, इधर से ये बताओ। इतना डिस्कशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। Whatever is your point, just tell me. उधर से अमित सर, यही मैं बोल रहा है, इसको ये समझ नहीं रहे, तू मेरे को एक सीधी सी बात बता, करना क्या है? प्रशांत सर, कैसे चढ़ रहे सब एक साथ, रुको रे भाई, कैसे चढ़ रहे सब एक साथ, आराम से बात करो ना, जरा प्यार से बात करो। बोलिए मैम। नाउ मैं आगे आया, मैंने बोला सर 1 मिनट, छोटा मुंह बड़ी बात, सर प्लीज मैं बात कर लूँ, प्लीज मैं जाता हूँ। मैं गया, मैम आप छोड़िए, सारे सीनियर लोग हैं, आप मेरे से बात कीजिए, टैक्स की बात है, मेरे से बात कीजिए, आइए इधर, आइए 60 में खड़े रहे, भैया बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकूं, किसी भी प्रकार की। आधी रात में मैं मदद करूंगा, आपसे बोलो, आधी रात में पहुंचूंगा, आपसे बोलो। नहीं दैट्स ओके, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मुझे टैक्स चाहिए, ये 40 करोड़ रुपए कौन देगा? अरे मैडम देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने को मैं भी दे दूं, पर मैं दूंगा नहीं ना, जो आप मांग रही है वो मैं दे नहीं सकता। क्यों? यू आर ऑल्सो पार्टनर ना, यू आर ऑल्सो पार्टनर ना, तो आपको देना होगा ना। मैडम आप समझ नहीं रही है ना, LLP एक्ट मैडम,
एलएलपी एक्ट में यहां बेटा हर बच्चा जानता है लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अब क्या हुआ था, हमको पता था कि ये जब इनकम आएगी 40 करोड़ का टैक्स आएगा तो आप आएंगी, और जिस दिन आप आएंगी बोलेंगी टैक्स पे करो। अब हमारा एलएलपी एक्ट बोलता है हर जन 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी लेगा, तो सब लोग मिला लो, ये टोटल लाइबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाख रुपए आप मेरे से ले लो, और इसके बाद आप जहां बोलेंगे मैं चलने को तैयार हूं, अपन दोनों जाएंगे, मस्त चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, चिल मारेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है? नहीं 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 सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं सर मेरी बात को। द पॉइंट इज वी हैव टू पे द टैक्स नो। 40 करोड़ रुपए आप सबने इनकम कमाई है तो आपको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं विनोद सर? क्या तकलीफ है रे इसका? 40 करोड़ आपको पार्टनरशिप एक्ट समझता है क्या मैडम? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में, कौन इधर आइए विजय सर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में इधर पढ़ो, लाइबिलिटी इज लिमिटेड। क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी इज लिमिटेड। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अ पर्टिकुलर पर्सन विल पे अ पर्टिकुलर अमाउंट, यस और नो? सो अ पर्टिकुलर पर्सन विल पे अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज 1 लाख रुपीज ईच। सो 1 लाख रुपीज टू 1 पर्सन, दैट मीन्स 10 पर्सन विल पे 10 लाख रुपीज। सो मोटे मोटी तौर पे हमको 10 लाख रुपीज ही पे करना पड़ेगा ना, ऐसा 10 लोगों को मिला करके ऐसा अलग अलग थोड़ी पे करेंगे सर। एब्सोल्युटली, बट योर इनकम टैक्स इज 40 करोड़ ना। आपके एलएलपी में क्या लिखा है इसे हमें क्या? ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा ना। मैं कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? दर्शन समझा? इधर दर्शन, थैंक यू सर। मैडम अब मेरी चांस, बोलिए। सर कुछ लॉ कह रहे हैं और उन्होंने कहा आप बताएंगे। अरे मैम मैं सब बताएगा, आप बोलो तो सही। द पॉइंट इज मैम कि हमारे एलएलपी एक्ट के अंदर, आप लॉ समझ रही है मेरी बात, समझ रही है आप लॉ में? तो लॉ के अंदर में लिखा है कि हम 1-1 लाख रुपए ही देंगे। लाइबिलिटी लिमिटेड है, सबने अग्री किया, पलटने नहीं दूंगा। लाइबिलिटी लिमिटेड है। अकाउंटिंग में पूछ लो, सबने कैपिटल सिंपल लेकर के आया था, दोनों सर से पूछ लो, सिमिलर लेकर के आए थे। तो अब सर लाइबिलिटी लिमिटेड है सर, कुछ नहीं कर सकते सर। नहीं, बट आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबने 1 लाख लिख देने से क्या लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी? इनकम टैक्स तो है ना 40 करोड़ रुपए आना चाहिए। यही तो पॉइंट है ना मैडम, यही तो पॉइंट है मैडम। आप समझ नहीं रहे। आपको है ना, हम एक सही व्यक्ति को लेके आते हैं, आपको बताएगा। आपको अमित सर प्लीज तोड़ मालिक तोड़। इधर आ मैडम इधर खड़े रहो तुम, एकदम अपन तुमको फुल तोड़ समझाएगा। देखो मैडम क्या हुआ, जब इधर ऐसा विनोद सर आए, ऐसा सब सर ने ऐसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाला, राइट? तो एकदम तोड़ तरीके से सबने कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर के आया, और ये एकदम तोड़ तरीके से बिजनेस किया। अब बिजनेस करके 40 करोड़ आया, तो 40 करोड़ रुपए हम थोड़ी देंगे, हमने तो एलएलपी एक्ट के अंदर में लिख दिया ना 10 लाख रुपए। खत्म, 10 लाख रुपए लेने का टेंशन नहीं लेने का। अरे जीवन बहुत बड़ा है, 10 लाख रुपए तुम लेके जाओ, कुछ लगता है मैं देगा, ठीक है? 10 लाख के ऊपर नहीं देगा, इतनी बात याद रखने का। फुल तोड़, 1 नंबर। आप सिर्फ बोलो और क्या चाहिए जीवन में। अरे सर 1 मिनट, यहां किसी चीज की तोड़फोड़ नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपसे टैक्स मांग रही हूं। अरे तोड़ मालिक 1 नंबर। तुम सुनो, मैं तुमको सब देगा। पॉइंट क्या है, तुम इधर से 10 लाख रुपए से ऊपर लेकर के नहीं जा सकते, बाकी कुछ भी हो अरे बहुत बढ़िया लाइफ है, कोई टेंशन लेने का काम नहीं। किसके लिए इतना दिमाग लगा? 10 लाख रुपए लेके जाओ, पार्टनरशिप में लिखा है, टेंशन नहीं। 10 लाख रुपए लेने का जाने का। कैसा हंस रहे रे भाई तुम, कैसा हंस रहे पागलों के जैसे। अब मुझे बताओ कि ये मिस्टेक कहां है? अब मुझे बताओ ये मिस्टेक कहां है? आप बात समझ रहे हो? मिस्टेक किधर है? एलएलपी एक्ट के अंदर में तो तुमने ही बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लो लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये तो एलएलपी बनाना सबसे इजी काम हो गया ना। 40 करोड़ की लाइबिलिटी, तुम 10 लाख लिख दो, काम खत्म, टनटना। कैसा हंस रहे रे तुम लोग, कैसा हंस रहे? अरे श्रुति, इनकम टैक्स पर्सनल लाइबिलिटी है। और मैं तुमको बेटा ना पहले बता रहा हूं, इनमें से किसी की भी एक्टिंग पहुंच गई ना बेटा उन तक,
मैं खटिया खड़ी कर देगा। ऐसा कुछ भी पहुंचाया किसी भी टीचर के पास, देखो तुम्हारे चक्कर में, तुमको हंसाने के चक्कर में अगर मेरी लगी ना, मैं तुम्हारी लगा देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं करने का बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते। नाउ ये बात का प्रॉब्लम आता था, ये प्रॉब्लम इशू अराइज होता था, इसीलिए इनकम टैक्स ने बाकायदा एक सेक्शन निकालना पड़ा। ये सेम इशू हो जाता था, लेकिन इसीलिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन निकालना पड़ा, सेक्शन 167C फॉर इनकम टैक्स पर्पज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। एक बाकायदा सेक्शन लाना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो ये सारे के सारे टीचर एलएलपी बनाते, ये सारे के सारे टीचर एलएलपी बनाते और एलएलपी बनाने के बाद काम खत्म कर देते। बोलते 40 करोड़ का टैक्स कुछ नहीं पे करने वाले, हम 4 करोड़ देंगे, गेम ओवर। एंड में प्रशांत सर आते, उसको चॉकलेट खिलाते और सीधा काम खत्म, चलो भाई। एक बात याद रखना कि ये मिस्टेक हो सकती थी, इस मिस्टेक को पहले ही रोक दिया। और अब अगर कल तो आज जाना अपने दोस्त को पूछना एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड रहती, और ठीक इसी तरीके का एक एग्जांपल उनके सामने रख देना, वो कुछ नहीं कह पाएंगे। और फिर उन्हें सेक्शन 167C से रूबरू करवाना, जो कहता है हाँ एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए लायबिलिटी जो होती है ये अनलिमिटेड होती है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए लायबिलिटी जो होती है ये अनलिमिटेड होती है। एट द सेम टाइम विजय, दर्शन, राइट, और जय जो पीछे हट गए थे, और बाकी सारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स हमारे जो सामने थे, यहां पे लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल रहेगी। हम 3 नालायक पीछे भी हो गए तो भी हमारी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। यस, तो भी हमारी लायबिलिटी उतनी ही रहने वाली है। बात समझ में आई क्या आपको? सो भाई साहब वापस से देख लीजिए, वन 167C this is 167B, sorry 167C, not B. This is C, 167C. डन प्रभु? चलो, सो फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है। बाकी वो शेयर, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल हमारे कोई काम का नहीं, हमें पता करना है फर्म। जहां जहां पे भी वर्ड यूज होगा इनकम टैक्स में एलएलपी आएगा ही। सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है जहां पे फर्म डू नॉट इंक्लूड एलएलपी। चौथा है बेटा कंपनी, पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी। कंपनी में 2 तरह की कंपनी हो सकती है, एक डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी फॉरेन कंपनी। बोथ आर कवर्ड। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, बोथ आर कवर्ड। डन? चलिए अब 5th पॉइंट की ओर जाते हैं। एओपी बीओआई, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों इनकम टैक्स में अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, हालांकि दोनों का फॉर्मेशन डिफरेंस है। एओपी बीओआई, सिर्फ फॉर्म कैसा हो रहा है वो डिफरेंट है, बाकी इन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट पूरा सेम है। आप एओपी कह लो या बीओआई कह लो, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यस, सो
बीओआई का मतलब क्या होता है? जहां कुछ लोग मिलकर के आके जुड़ के काम कर रहे हैं एंड ऑल आर दे इंडिविजुअल्स, सो हम इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेना चाहूं, मजदूर संघ, मजदूर संघ में जितने भी लोग होते हैं ये सारे इंडिविजुअल होते हैं। तो ऐसा कोई मजदूर संघ, मजदूर संघ को इनकम आती है, हाँ मजदूर संघ को इनकम आती है, तो मजदूर संघ की जो इनकम है वो बीओआई बोल करके टैक्स की जाएगी। उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? बीओआई बोल करके। आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, राइट। अब इन्हें क्या किया जा सकता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर के जितने मेंबर है सारे इंडिविजुअल है, इसके अंदर के जितने मेंबर है सारे इंडिविजुअल है, तो इन्हें बीओआई ट्रीट किया जा सकता है। तो ऐसे सारे एसोसिएशन जिसके मेंबर सारे इंडिविजुअल ही होंगे, अब जैसे आपने कई क्लब्स सुने होंगे, रोटरी क्लब, रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर होंगे ये सारे इंडिविजुअल होंगे, तो ये कौन हो गए? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है? अब दूसरा होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐसा एसोसिएशन जहां पे इंडिविजुअल के अलावा कोई और भी हो सकता है, जैसे एक इंडिविजुअल और एक पार्टनर ने मिलकर के कोई काम चालू किया, हम इसको कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो एक फर्म और एक इंडिविजुअल ने मिलकर के काम चालू किया, हम इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। सो इट कवर्स ओनली इंडिविजुअल, it cover individual as well as other persons. Example, ICAI, Rotary Club, कोई ट्रस्ट। एग्जाम्पल, a joint venture by विजय एंड अ फर्म, हम इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह देंगे। हालांकि टैक्स में ये दोनों एक ही चीज होती है, राइट। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं इसके अंदर में, ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं इसके अंदर में। एक बच्चे ने मेरे से यहां पे सवाल पूछा है, नाम है साहिल, सर आईसीएआई तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना? हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि इनको प्रॉफिट नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो इन्हें एओपी या बीओआई, तो इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे इसे या तो एओपी कह देंगे या बीओआई कह देंगे। लेकिन इनकम टैक्स कोई फर्क नहीं करता एओपी और बीओआई में, इनकम टैक्स कोई फर्क नहीं करता एओपी या बीओआई में। तो ये एओपी हो या बीओआई, इनकम टैक्स को कोई लेन देन नहीं इससे। क्लियर है प्रभु? इनकम टैक्स को उससे कोई लेन देन नहीं। सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर में कवर किया जा सकता है, अनलेस एंड अंटिल दे आर फॉर्म्ड एज अ कंपनी, अनलेस एंड अंटिल दे आर फॉर्म्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसे एओपी या बीओआई में क्लासिफाई किया जा सकता है। यस, अच्छा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर एओपी में वोडाफोन आइडिया आ सकता है क्या? बोथ आर कंपनीज, हाउ दे विल बी क्लासिफाइड इन एओपी बीओआई? अगर आप कंपनी है तो आपका क्लासिफिकेशन कंपनी में होगा ना मेरे भाई। एओपी बीओआई में ऐसे रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन आते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट यार्ड होगा आपके सिटी के अंदर में, मार्केट यार्ड होगा, तो मार्केट यार्ड में क्या किया गया, मार्केट यार्ड के सारे हमाल जितने भी होंगे इनका एक एसोसिएशन बना दिया गया, इनका एक यूनियन बना दिया गया, दे आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसे ही जितने दुकान वाले थे इनका एक एसोसिएशन बना दिया, ये कौन हो गए? एओपी। गेटिंग इट? चलिए, अब यहां तक के जितने भी क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या एक इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इनकम टैक्स भरना होता होगा? क्या एक इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इनकम टैक्स भरना होता होगा? हां या हां? एंड आंसर इज यस। कैसे सर? वो तो खुद इनकम टैक्स में है। आप भूल रहे हैं, वो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है, कंपनी के फॉर्म में आई है। क्या एक गवर्नमेंट कंपनी को भी टैक्स देना होता होगा? क्या एक गवर्नमेंट कंपनी को भी टैक्स देना होता होगा? क्या एक
गवर्नमेंट कंपनी को भी टैक्स देना होता होगा? आंसर इज यस। सो जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम पब्लिक कंपनी की भी बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट कंपनी की भी बात कर रहे हैं, हम ओपीसी की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी है तो वो टैक्स नहीं देगी। कंपनी मीन्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, काय म्हणतो मी, कंपनी मीन्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, टैक्स देना है उसको भी। यस। देन एओपी बीओआई कवर्ड। सिक्स्थ, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में कौन आता है सर? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सर क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी अपना इनकम टैक्स देते हैं? यस, हालांकि उनकी मोस्ट ऑफ द इनकम एग्जम्प्ट है, बट इन्हें भी टैक्स देना होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहां से इनकम आती होगी, आप जरा सोच के बताइए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इनकम कहां से आती होगी? एवरीवन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इनकम कहां से आती होगी? सर बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। रेंट कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, वाटर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ये इनके लिए इनकम मानी जाती है, ये इनके लिए इनकम मानी जाती है। रेंट कवर करते, बैनर लगाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रेंट देना पड़ता, अलग अलग फीस, आपके घर का रजिस्ट्रेशन करवाना है या ऐसे कई चीज चाहिए आपको तो इनकी फीस पे करनी पड़ती है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत एटसेट्रा, ये सब लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं, इन्हें भी टैक्स देना है। सेवेंथ, एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एनी पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ। इन सब लोगों को कवर करने के बाद इनकम टैक्स ने एजेपी नाम का कंसेप्ट लेके आया। एजेपी मतलब कौन? अगर ये 6 में से कोई भी कवर नहीं कर सकते, आप किसी में क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसे एजेपी में क्लासिफाई करें। अगर आप इसे 6 में से कहीं भी क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, इसे जाके एजेपी में क्लासिफाई कर दो। इसे क्या करो? एजेपी में जाके क्लासिफाई कर दो। तो बड़ा सिंपल है, आप अगर इसे कहीं क्लासिफाई नहीं कर पा रहे तो आप इसे एजेपी में क्लासिफाई कर दो। यस। तो 7% है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। 7% है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। 7% है मालिक। 7 अजूबे इस दुनिया में, 7% इनकम टैक्स में। पहले 6 में अगर कोई कवर नहीं होता है, उसको सीधा ले जाके एजेपी में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रस्ट था जो कभी रजिस्टर ही नहीं किया गया, अब वो एओपी बीओआई में नहीं आया। एक ट्रस्ट था जो रजिस्टर ही नहीं हुआ, वो एओपी बीओआई में नहीं आया, इनकम टैक्स में पकड़ा गया, उसको एजेपी में डाल देंगे। एजेपी में डाल के क्लासिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एजेपी में डाल के उसको क्लासिफाई किया जाएगा। यस। सो रजिस्टर्ड होगा, या तो वो एओपी होगा या तो वो बीओआई होगा, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर कौन है। अनरजिस्टर्ड हो गया, एजेपी में आ जाएगा। एक जॉइंट वेंचर था, कभी इन्होंने दिखाया ही नहीं, बट साथ में काम कर रहे थे, इनकम टैक्स को पता चल गया प्रॉफिट कंबाइंड आ रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, एजेपी में क्लासिफाई कर देगा, एजेपी में क्लासिफाई कर देगा। दैट्स इट। मतलब बहुत सिंपल है, जो कहीं नहीं जा रहा वो एजेपी में फेंक देते। आपको ये हमेशा थियरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा
मिस्टर एक्स ये कहाँ क्लासीफाई होगा, एक्स लिमिटेड ये कहाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया पर्सन के डेफिनेशन में कौन आता है। अब इस डेफिनेशन को आपको हाथों पे याद करवाता हूं, जरा मेरा साथ देना। पेन पकड़े होंगे तो पेन ऐसा नीचे रख देना, आपके दोनों हाथ मेरे को चाहिए, आपके दोनों हाथ मेरे को चाहिए। मैं क्यों कहता हूं रोमांसिंग द टैक्सेशन, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इस प्रोविजन को हाथों पे याद रख सकते हो। सर हाथों पे, हाँ बिल्कुल हाथों पे याद रख सकते हैं। जरा अपने हाथ दीजिए, किसी के बिजी तो नहीं है? अरे मतलब कुछ लिखा हुआ होगा ना। डन। डन है प्रभु, आ जाओ। सो अगर किसी के हाथ बिजी नहीं है, सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक आदमी इंडिविजुअल होता है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। फर्म, फर्म मिनिमम रिक्वायर 2 पार्टनर, फर्म मिनिमम रिक्वायर 2 पार्टनर, राइट। कंपनी, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी। सो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी। कम ऑन अगेन, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, सॉरी, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी। AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI। अरे शर्माने का नहीं, जिधर बैठे हो, घर पे बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है? शर्माने का नहीं, कोई हंसेगा ही ना, शर्माने का नहीं। जल्दी से हाथ उठाइए और मेरे साथ थोड़े से हाथों को यूज कीजिए। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी, आसपास जो कुछ है जितना है सब लोकल अथॉरिटी का है। रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट सब लोकल अथॉरिटी मैनेज करते हैं। सो लोकल अथॉरिटी, AJP, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, एनी पर्सन। बात समझ रहे हो? सो बड़ा सिंपल सा डांस है, बैठे बैठे भी कर सकते हो। कम ऑन एवरीबॉडी, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, लोकल अथॉरिटी, AJP। कम ऑन एवरीबॉडी, मजा आया तो फुल रिस्पेक्ट साहब, इधर आओ। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, एक आदमी इंडिविजुअल होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, बॉडी, आसपास जितना जो कुछ है सब लोकल अथॉरिटी का, एनी अदर पर्सन। सो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। गेम ओवर। यस, बड़ा सिंपल है। आज जाना, आज जाना, मस्त एक रील बनाना, मस्त एक रील बनाना, राइट। और उसको हैशटैग करना CA थिंग्स, टिंग 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 टिंग, और नीचे लिखना गेस व्हाट। आधे से ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, ये तुमने किया क्या है। आधे से ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, ये तुमने किया है, ये तुमने किया क्या है। और सब पूछेंगे तुम्हारे को कमेंट करें, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। उन्होंने बोला प्रोफेशनल थिंग्स, CA CS CMA थिंग्स। यस, मस्त। आज जाना घर पे, राइट। अपने पप्पा बैठे हुए होंगे, पप्पा आराम से बैठे शाम में, पप्पा के पास जाना, पप्पा टिंग 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 टिंग, पप्पा क्या हुआ तेरे को, सब सही है ना? पप्पा टेंशन मत लो, नाउ आई एम रोमांसिंग द टैक्सेशन, बाय। और निकल जाना। पप्पा टू मम्मी, क्या बोला इसने, क्या रोमांस कर रहा है, क्या रोमांस कर रहा है। मम्मी के पास जाना, ऐसा, मम्मी खाना वाना गैस बंद करो, मम्मी इधर देखो, मम्मी इधर देखो, हाँ 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 हाँ, हाँ। मम्मी बेटा सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तेरे को, ज्यादा पढ़ाई हो रही है क्या बेटा? मम्मी तुम नहीं समझ, मोहब्बत हो गई है मम्मी, मोहब्बत हो गई है, छोड़ो। छोटे भाई बहनों के पास जाना, भाई हाँ। उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। सारे लोगों को, मम्मी झाड़ू लेके आएंगी, बेटा सब ठीक है ना, मम्मी सब ओके है। डेफिनेशन है मम्मी, पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है मम्मी, एजुकेशन रिवॉल्यूशन आया है मम्मी। ये क्या था आपको नहीं समझा? आपको लगा मैं प्यार कर रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं, बट आई एम रोमांसिंग द टैक्सेशन मम्मी। इधर देखो, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, दिस इज द थिंग मम्मी। तेरे टीचर का नंबर दे,
अब भी फोन लगाती हूँ उसको मैं, ऐसी हरकत सिखा रहे हो तुम बच्चों को। तो बेटा अच्छा, जब तुम पप्पा को बताओगे ना, हो सकता है एक आधी चप्पल उड़ के आए, तो उतना थोड़ा ध्यान रखना, तो उतना ध्यान रखना, नहीं तो पता चला इधर पप्पा एक चप्पल फेंक के मार रहे और तुम किधर के किधर जा रहे। ऐसा हो सकता पप्पा बोलेंगे बेटा तेरे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे मेरे को। मम्मी भी लाइक रिफंड मांग, अरे ऐसा नहीं होगा, रे ऐसा नहीं होगा, ले मम्मी बेटा किसके साए में है तेरे ऊपर, राइट। तो ऐसा हो सकता है, बट आपको इतना मजा आएगा ना ऐसा करने पे, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, और मस्त मेरे को भी टैग करने का, मैं रिपोस्ट करेगा इसको, राइट। और हम पूछेंगे, हम सबसे पूछेंगे, राइट। और जो लोग साइंस में चले गए उनको समझ ही नहीं आएगा, ऐसा भी हो रहा है। उनको बोलना भाई हमारा एक ये लेक्चर है, ऐसे ऐसे हरकतें करवाते हैं, वो बोलेंगे साला हमारे को तो इधर टेस्टिंग करवा रहे, तुमको क्या करवा रहे। उनको बोलना तुमसे ना हो पाएगा रे, प्रोफेशनल थिंग्स, कभी इधर आओ, आओ कभी हवेली पे, तो तुमको समझ में आएगा ये चल क्या रहा, नहीं तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा। जाओ ऐश करो, जाओ जाओ बेटा ऐश करो, जाओ। सो एवरीबडी, पर्सन डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOPBY, लोकल अथॉरिटी, AJP, काम खत्म। पर जब हम पर्सन पढ़ते हैं प्रभु, जब हम पर्सन पढ़ते हैं, पेरेंट्स भी लाइक बेटे को रिबूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, अरे नहीं रे इधर आओ। लेकिन मेरे भाई जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो क्या यहां पे सिर्फ पर्सन का वर्ड है? ना मुन्ना ना, यहां पे एक और वर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो वर्ड है असेसी। कैसी सी? अरे असेसी, ASSESSEE, असेसी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इनकम टैक्स में कई जगह पे पर्सन वर्ड यूज्ड है और कई जगह पे असेसी वर्ड यूज्ड है। इनकम टैक्स में कई जगह पे पर्सन वर्ड यूज्ड है और कई जगह पे असेसी वर्ड यूज्ड है। तो कहां क्या कवर है? इधर आइए, इस डेफिनेशन को अगेन थियरी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पर्सन भी इंपॉर्टेंट, असेसी भी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। असेसी मीन्स एवरी पर्सन who is liable to pay tax deemed to be assessee, assessee in default। पहले इतना लिखिए, every person who is liable to pay tax deemed to be assessee, assessee in default। डन है सर। सो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, हर वो व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, हम उसे असेसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब जरा इस लाइन के साथ साथ यहां एक लाइन लिखिएगा, एवरी असेसी is a person but every person is not a assessee। every assessee is a person but every person is not a assessee। every assessee is a person but every person is not a assessee। every assessee is a person but every person is not an assessee। अब आप ये पूछेंगे कि सर इसका मीनिंग क्या है, क्या ये लाइन ट्रू है फॉल्स है? एब्सोल्युटली ट्रू है। सर क्या है इस लाइन का मीनिंग? सर क्या है इस लाइन का मीनिंग? जरा समझिए, क्योंकि जब तुम असेसी का डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहला ही वर्ड आ जाता है असेसी मींस एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन, एवरी असेसी इज अ पर्सन
but every person is not a assessee. This is because of the second line, liable to pay the tax. ये बड़ा होके MCQ बनेगी, ये लाइन बड़ी होके क्या बनेगी, MCQ बनेगी. Every assessee is a person but every person is not an assessee. क्या मीनिंग हुआ इसका, इधर देखिए. क्या आप सभी को पता है कि 2,50,000 रुपीज तक की इनकम के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती? क्या आप सभी को पता है कि 2,50,000 रुपीज तक की इनकम के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती? यस. सो ऐसे केसेस के अंदर में आप क्या करेंगे? ऐसे केसेस के अंदर में आप क्या करेंगे? एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी. अब ऐसे केस में आप क्या करोगे जरा समझिए. सपोज विजय की इनकम 2,40,000 रुपीज है. विजय की इनकम 2,40,000 रुपीज है. अब बताइए कि विजय पर्सन है या असेसी है? एवरीवन जल्दी से बताओ, विजय असेसी हुआ या पर्सन हुआ? तो यहां पे सभी का जवाब आ गया. विजय यहां पे इंडिविजुअल है, यस. इज ही लाइबल टू पे द टैक्स? नो. तो विजय पर्सन तो हुआ, पर क्या विजय असेसी हुआ? आंसर इज नो. एग्जाम्पल नंबर 2, विजय की इनकम हुई 2,70,000 रुपीज. विजय इंडिविजुअल है, यस. नाउ इज विजय ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्स? यस. अब यहां पे विजय पर्सन भी हो गया और यहां पे विजय असेसी भी हो गया. सो एवरी असेसी, हर असेसी बाय डिफॉल्ट में पर्सन रहेगा ही रहेगा, पर हर पर्सन असेसी हो यह जरूरी नहीं है. हेंस प्रूव्ड. बात समझ में आई? हर व्यक्ति जरूरी नहीं, हर असेसी पर्सन कंफर्म होगा, पर हर पर्सन असेसी हो यह जरूरी नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड लाइन. बिकॉज असेसी हम उसी को मानते हैं जो पर्सन भी हो और जिसकी टैक्स लाइबिलिटी भी हो. हाय हाय हाय, कम ऑन. जो पर्सन भी हो जिसकी टैक्स लाइबिलिटी भी हो, जो पर्सन भी हो जिसकी टैक्स लाइबिलिटी भी हो, हम इससे कहते हैं असेसी. यस. अब यहां पे एक जबरदस्त केस अराइज हो गया, जरा केस को सुनिएगा. एक जबरदस्त केस अराइज हो गया, जरा केस को सुनिएगा. अच्छा जी, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स. जब डेफिनेशन बनाने वाले ने डेफिनेशन बनाई तो बस इतनी सी बात लिखी. जब डेफिनेशन बनाने वाले ने डेफिनेशन बनाई तो बस इतनी सी बात लिखी, दैट एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स. इतनी बात लिखी. लेकिन कानून के पन्नों में एक ऐसा केस भी दर्ज है जिसने आगे के अमेंडमेंट को राह दिखाई. केस क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिए और मजा लीजिएगा पढ़ते पढ़ते कि प्रोविजन कैसे डेवलप होती है, पर मजे के साथ. इधर सुनिए. हुआ यह कि एक महिला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जाता है. एक महिला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जाता है. नोटिस के अंदर में लिखा होता है आपको टैक्स पे करना है लेट्स से 1 करोड़ रुपीस, आपको इंटरेस्ट पे करना है लेट्स से 10 लाख रुपीस, आपको पेनल्टी देना है लेट्स से 20 लाख रुपीस. टोटल 1 करोड़ 30 लाख रुपीस का आपका लाइबिलिटी है जो आपको पे करना है.
टैक्स देना है 1 करोड़ रुपीज, इंटरेस्ट देना है 10 लाख रुपीज, पेनल्टी देना है 20 लाख रुपीज, आपको टोटल 1.20 का पेमेंट करना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस महिला के पास गया, मैडम 1 करोड़ 30 लाख, चलिए निकालिए। लड़की ने ऐसा देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, उस लड़की ने 1 करोड़ रुपए पे कर दिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा, साला हमने लाइबिलिटी ली थी 1.30 की, इस महिला मित्र ने पे किया 1 करोड़ रुपए। उनको फिर से नोटिस सर्व किया, बोला इंटरेस्ट और पेनल्टी भरिए। लड़की कहती है सर आप शायद मेरे से मजाक कर रहे हैं, सो फनी, आप इतना बड़ा मजाक मेरे से कैसे कर सकते हैं? मैडम हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, हम मजाक नहीं करते। हम ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, हम मजाक नहीं करते। आपको 130 करोड़ रुपए पे करने, सॉरी 1 करोड़ 30 लाख रुपीस पे करने बोला था, आपने 1 करोड़ रुपए ही दिया है, बचे हुए 30 लाख कौन देगा? मैं तो नहीं देने वाली, जो बनता है कर लो, जो बनता है कर लो, मैं नहीं दे, मैं दूंगी ही नहीं, जो बनता है कर लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी और इंटरेस्ट ना देने पे और पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा करके नोटिस वापस भेजा, और पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा के नोटिस वापस भेजा, और 50 लाख की लायबिलिटी खड़ी कर दी। इस नोटिस को लेकर के महिला कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा जज जी सुनिए ना एप्लीकेशन। जब जज ने उठाया, जज ने देखा अच्छा तो ये 50 लाख की लायबिलिटी है, क्या परेशानी है आपको? सब परेशानी ये है कि इनकम टैक्स उसी को नोटिस भेज सकता है, इनकम टैक्स उसी पे कार्रवाई कर सकता है जो असेसी है। मैं असेसी हूं ही नहीं। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो आप असेसी हुई। एग्जैक्टली मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं। इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। मैं टैक्स भरने के लिए रेडी हूं। आई एम अ टैक्स वुमेन, आई एम अ टैक्स वुमेन, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं टैक्स पे करने के लिए रेडी हूं। इंटरेस्ट और पेनल्टी आपने खुद के लॉ में नहीं लिखा है। लॉ, जब आपका खुद का लॉ ड्राफ्टिंग सही नहीं है, आप मुझसे कहां इंटरेस्ट और पेनल्टी मांग रहे हैं? माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, एक अच्छी भली खूबसूरत महिला को परेशान किया जा रहा है सर। कोर्ट, अरे मैडम पर आप टैक्स पे करने के लिए तो लायबल है ही ना, टैक्स तो आपको पे करना ही होगा ना। यही तो बात है ना सर, टैक्स पे करने के लिए मैं लायबल हूं, अग्रीड, आई पेड द टैक्स, चेक दिखाइए, चेक दिखाइए, 1 करोड़ का टैक्स मैंने पे कर दिया, पर इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए मेरी लायबिलिटी कहां से आ रही है? मैं असेसी का हूं। और अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें सिर्फ टैक्स लिखा है। सो आई एम नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी ना पे करने पे ये जो मेरे पे एडिशनल कार्रवाई कर रहा है ये तो हो ही नहीं सकती। इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती है। देखिए ऐसे करोगे तो मैं नहीं खेल रही, ऐसे करना है फिर मैं नहीं खेल रही। नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब बताइए सर, ये जो महिला कह रही हैं ये सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं? ये हमारी जो महिला कह रही है ये सही कह रही है या गलत कह रही है? अब आप ही बताओ, ये जो हमारी महिला मित्र कह रही है ये सही कह रही है या गलत कह रही है? कम ऑन KWIC के क्विक। सबके सब कहोगे ये सही कह रही है, क्योंकि आपने जब डेफिनेशन बनाई, देखो यही पॉइंट है, कानून बनाने वालों ने कानून बना लिया, इंप्लीमेंट करने वालों ने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन जब इंप्लीमेंट हुआ असेसी को इस इंप्लीमेंटेशन से प्रॉब्लम है, तभी तो इंटरप्रिटर की बारी आई। अरे बालिक, तभी तो इंटरप्रिटर की बारी आई। अब इंटरप्रिटर वालों के पास गए, कोर्ट ने किसका सहारा लेना था? जाहिर सी बात है महिला मित्र का सहारा लेना पड़ा। कौन जीती? महिला जीती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था, और आपको तो पता ही है कि जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारता है तब क्या होता है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारता है तब क्या होता है? एक ही चीज होती है, अमेंडमेंट।
तो यहां पे आया अमेंडमेंट। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा, उन्होंने बोला ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और उनने इस डेफिनेशन को अमेंड करके लिखा टैक्स और एनी अदर सम पेएबल अंडर द एक्ट। मैं चाहता तो ये डेफिनेशन आपको 1 मिनट में लिख देता और शायद इतने डीप में समझाता भी नहीं, पर उस पढ़ाई का मतलब ही क्या जो मजे से ना हो और डीप में ना हो। क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो, वरना पढ़ा तो सभी रहे, किसी से भी पढ़ लो। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी, और बेटा सी हम लोग फाइनल में, हमको फाइनल में बताना ही पड़ता है कि ये वर्ड आया तो क्यों आया और इस वर्ड के पीछे की हिस्ट्री क्यों आई। आज अगर ये लॉ ऐसा है तो ये लॉ ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं किसी के मन में आ गया इसलिए उठा के लॉ बन गया, नहीं, कुछ तो हुआ था, क्या हुआ था वो समझो। तो इन्होंने अमेंडमेंट लाया और इसके आगे वर्ड लिखा एनी अदर सम पेएबल अंडर द एक्ट। So every person who is liable to pay the tax or any other sum payable under the act deemed to be assessee in default. Further, and includes any person in respect of whose income or loss assessee is liable. Clubbing. Clubbing. क्लबिंग ये क्या है? कई बार किसी और की इनकम के लिए आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है, इसे हम क्लबिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा माइनर की कुछ इनकम ऐसी होती है जो पेरेंट्स में चले जाती है। अब मैं मेरी इनकम के लिए तो लायबल हुई हूं, पर मेरे बच्चे की इनकम जो मेरी इनकम में इंक्लूड होगी, मैं उसके लिए भी तो लायबल हूं, मैं उसके लिए भी तो लायबल हूं। सो ये हो गई मेरी इनकम। मेरे बच्चे की इनकम जो मेरी इनकम में क्लब होगी, ये हो गई वो। एंड इंक्लूड एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हु इनकम और लॉस असेसी इज लायबल। मेरे बच्चे की इनकम के लिए भी टैक्स अगर मेरे को देना है तो उस टैक्स के लिए भी मैं ही असेसी रिस्पॉन्सिबल हुआ। वो टैक्स भी अगर मैंने नहीं भरा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस देगा। वो टैक्स भी अगर मैंने नहीं भरा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस देगा। डन है बेटा? बहुत बढ़िया। सो एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनकम असेसी इज लायबल। दूसरा, डीम टू बी असेसी। दूसरा, डीम टू बी असेसी, राइट? डीम टू बी असेसी। अब ये डीम टू बी असेसी क्या है? देखिए, कंपनी के केस में अगर कंपनी के ऊपर केस करना है या कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बुलाना है, आपको लगता है कि कंपनी उठ के आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? आंसर इज नो। आपको लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में कंपनी जा सकती है? नो। ट्रस्ट का केस, सिंस इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, ट्रस्ट में क्या ट्रस्ट जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केसेस को हैंडल करने के लिए? खैर, आज जब वक्त बदल चुका है, फेसलेस असेसमेंट आ चुका है, स्टिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई चीजों के लिए जाना पड़ सकता है। तो क्या ट्रस्ट जाएगा? नहीं। पार्टनरशिप फर्म में क्या पार्टनरशिप उठ के जाएगी? नहीं। तो ऐसे केस में इनके बिहाफ पे एक डीम्ड असेसी बनाया जाता है। कंपनी के लिए डायरेक्टर, ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी या पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर। तो ये डीम्ड को नोटिस दिया जाता है। वी ऑल नो पार्टनर्स इंडिविजुअल अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर असेसमेंट चालू होगा, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस चालू होगा, तो पार्टनरशिप फर्म को नोटिस देंगे और इसके पार्टनर्स को बुलाया जाएगा चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। तो पार्टनर कौन हो गया उस केस में? डीम्ड असेसी। असेसी कौन हुआ? फर्म जिसके ऊपर केस चल रहा है। डीम्ड असेसी कौन बन गया? पार्टनर। अब पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कौन जाएगा? पार्टनर जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव आप जिसे कह सकते हैं।
who represents the organization. For example, MD for a company, trustee for a trust, assessee in default. अब तीसरा पार्ट ऑफ द डेफिनेशन क्यों ऐड हुआ? तीसरा पार्ट ऑफ द डेफिनेशन क्यों ऐड हुआ? इसके पीछे की भी मजेदार हिस्ट्री है, इसके पीछे की भी मजेदार हिस्ट्री है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने टैक्स चुरा लिया। मैं जानबूझ के आपको केस लॉ नहीं बता रहा, क्योंकि इंटर लेवल्स पे आपको इतने केस लॉ याद भी नहीं रखने हैं, ना केस लॉ के नाम याद रखने हैं। जिसके याद रखने हैं वो सब पहुंचा दूंगा, बाकी ये सारे केस लॉ फाइनल में रेलेवेंट है, जिनके नाम आपको हम फाइनल में पढ़े वही बेटर है। इधर सुनिए, एक व्यक्ति थे जिन्होंने टैक्स इवेजन किया, मतलब टैक्स की चोरी कर ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छानबीन हुई, पता चला इनने चोरी कर ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्हें लव लेटर भेजा, जिसको हम कहते हैं नोटिस, और बोला कि आपको टैक्स पे करना होगा। बराबर है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गए, बड़े टैक्स चोरी कर रहे थे, बड़े टैक्स चोरी कर रहे थे, नोटिस मुझे आके मेरे ऑफिस में मिलिए और आपको टैक्स देना होगा। जिसको ये नोटिस मिली थी उसने पकड़ा, ला 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 ला, बोलिए आगे बोलिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस था, आप ऐसे फाड़ नहीं सकते थे। करेक्ट, एकदम करेक्ट। बहुत इज्जत है अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी इज्जत नहीं की। क्या मतलब है इसका? आप एक तो टैक्स चोरी कर रहे हैं, ऊपर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? लॉ, लॉ एक नंबर के ना चुनिंदा व्यक्ति हो तुम। इधर आओ, इधर आओ, चुनिंदा व्यक्ति हो, इधर आओ। आप मेरे ऊपर कार्रवाई तब कर सकते हैं जब मैं असेसी हूं, लॉ पढ़ लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी कार्रवाई करने से पहले असेसी होना जरूरी है। आप मेरे ऊपर कार्रवाई तब कर सकते हो जब मैं कोई असेसी हूं। बराबर है। मैंने टैक्स चोरी की, चोरी की 2 लाख रुपए की, टैक्स चुरा है, मेरी इनकम है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैंने इनकम टैक्स को दिखाया ही नहीं, टैक्स चोरी की मैंने। पर साहब आपका लॉ मेरे ऊपर कार्रवाई करने नहीं देगा। क्यों? मतलब मैं समझा नहीं, क्यों, कैसे कैसे क्यों नहीं करने देगा? बड़े भोले हो। चलो डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट कहता है एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। मैंने 2 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स को दिखाया नहीं, नाउ एम आई नॉट लाइबल टू पे टैक्स, मतलब मैं यहां नहीं आया। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब मैं बीच में नहीं आया। तुमने डेफिनेशन में मेरे लिए जगह ही कहां छोड़ी है? अगर मैंने इनकम टैक्स में कोई डिफॉल्ट किया है, सपोज मैंने कोई टीडीएस नहीं काटा, तुमने मेरे लिए जगह ही कहां छोड़ी है? आपने अपने लॉ बनाते वक्त लिखा है कि कभी किसी ने टीडीएस नहीं काटा तो इस व्यक्ति को हम पेनल्टी लगाएंगे, इस व्यक्ति को नोटिस देंगे, हम इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे। करोगे कैसे? आई एम नॉट लाइबल टू पे टैक्स, मेरी इनकम ही 2 लाख रुपए, वो 2 लाख मैंने इनकम टैक्स को दिखाई नहीं, आई एम नॉट लाइबल टू पे टैक्स, और मैंने टीडीएस भी कट नहीं किया। अब बोलो क्या? नॉट डीम्ड टू बी एन असेसी। तुमने मेरे लिए जगह कहां छोड़ी है लॉ में? ओ, मतलब अगर किसी ने टैक्स की चोरी की एंड ही इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स, सपोज उसने टीडीएस कट नहीं किया एंड ही इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स, मतलब हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे।
कोई चॉइस है तुम्हारे पास? आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स, नॉट डीम्ड टू बी एसएससी, पर मैंने इनकम टैक्स के कानून का पालन नहीं किया। आता का है, क्या कर लोगे तुम मेरा? पहले ना अपने कानून सुधार लो, फिर हमारे पास आना। और जाते जाते गेट बंद करना। बात समझ आई आपको? आपको बात समझ में आई मेरे भाई? मतलब क्यों तीसरा वर्ड ऐड हुआ, आपको समझ में आया? एनी पर्सन हु फेल टू कंप्लाई with provision of law, for example TDS not deducted। हम जब आगे जाएंगे तब हमें समझ में आएगा। यस, इधर देखो, TDS नॉट डिडक्टेड, ये TDS क्या होता है? TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पेमेंट करता है तो इस पेमेंट में से वो TDS कट कर लेता है और रिमेनिंग अमाउंट जो होती है, ये रिमेनिंग अमाउंट ही आपको पे करता है। ये एक्चुअली एक टैक्स होता है आपके बिहाफ पे, जो वो पकड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर देता है। बराबर है? सो अगर VJ लेट्स से दर्शन सर को कुछ पे कर रहे होंगे, VJ अगर दर्शन चंडालिया सर को कुछ पे कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? पे करते वक्त TDS डिडक्ट करेंगे, बैलेंस अमाउंट कैपिटल गेन का डिपॉजिट कर देंगे। बैलेंस अमाउंट कैपिटल गेन का क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे। यस, यस और नो? बात समझ आई? ये रीजन था कि तीसरा पार्ट ऐड हुआ असेसिन डिफॉल्ट। ये रीजन था तीसरा पार्ट हुआ असेसिन डिफॉल्ट। बेटा थियरी भी तब इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है जब उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आए। क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि यार थियरी को अगर आप लॉजिक के साथ पढ़ो कि ये रीजन था जिसके कारण ये ऐड हुआ है, सामने वाले को यहां नहीं यहां तक पहुंचेगा कि भैया ये रीजन था जिसके कारण ये डेफिनेशन डेवलप हुई। जैसे मैथ्स में एक फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, कोई भी लॉ में उस लॉ को आने का रीजन होता है। ये रीजन आप जान लो, थ्योरी इजी है। सो असेसी मतलब कौन? देखो हम कहां से कहां निकले। हम सेक्शन 4 में एंटर किए थे। सेक्शन 4 में एक वर्ड मिला पर्सन, पर्सन से पर्सन की डेफिनेशन ढूंढने निकले। जब पर्सन की डेफिनेशन पूरी खोज के हो गई तो हमको पता चला कि इनकम टैक्स में कई जगह पे पर्सन वर्ड लिखा है लेकिन कई जगह पे असेसी लिखा है, तो हम असेसी ढूंढने निकल गए। जब असेसी ढूंढने निकले तो 3 चीजें मिली, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनकम और लॉस आई एम लायबल टू पे द टैक्स, डीम्ड टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट। यस। सो अगर किसी भी व्यक्ति ने, मान लो मेरे को TDS करना है और मैंने TDS नहीं डिडक्ट किया, पेमेंट करते वक्त मैंने TDS डिडक्ट नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगा। वो पेनल्टी कैसे लगाएगा? वो असेसी को नोटिस देगा, पर मैं डिफॉल्ट में हूं तभी तो मेरे को नोटिस देगा। पहले ये वर्ड था ही नहीं, पहले ये वर्ड था ही नहीं, अब ये वर्ड है। मतलब अगर मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं भी हूं पर TDS करने के लिए लायबल हूं तो मेरे ऊपर नोटिस दी जा सकती है, मेरे पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जा सकती है, मेरे पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जा सकती है। यस, हां या ना? डन ब्रो? एवरीबॉडी डन ब्रो? चलिए, दैट्स इट। आज हमने सेक्शन 4 किया। सेक्शन को समअप करते हैं फटाफट। आज आकर के सबसे पहले इनकम की डेफिनेशन पढ़ी, इनकम को तोड़ा। यहां से हमने सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम पढ़ा, टाइप्स ऑफ इनकम पढ़ा, एग्जम्पशन डिडक्शन नाम की चीज पढ़ी।
वहाँ से हमने सेक्शन 1 में एंट्री की। सेक्शन 1 में एंट्री करने के बाद हमने समझा सेक्शन 1 में इंडिया मतलब क्या होता है, इंडिया से आगे बढ़े, सेक्शन 4 किया। सेक्शन 4 को पढ़ते पढ़ते पर्सन का डेफिनेशन मिला तो पूरा पर्सन खोद के बाहर निकाला, फिर असेसी, पूरा असेसी वर्ड खोद के बाहर निकाल दिया। दोनों भी डेफिनेशन काम की है आज की। हम इनकम टैक्स चालू कर चुके हैं, राइट। बेसिक्स खत्म, इनकम टैक्स शुरू, उसमें भी पर्सन का डेफिनेशन हमने खत्म कर दिया सेक्शन 4 में। बट कुछ सवाल अब भी हमारे बाकी है जिसको हम आज नहीं कल पूरा करेंगे, नाउ सिंपली अमेजिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। थैंक यू सो मच संयम। अब एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क। सर क्लबिंग दोबारा समझा दीजिए। बेटा क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी है, लेकिन इसका रेंट कैश में कलेक्ट करके पल्लवी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। दिखने को वो इनकम पल्लवी की दिखेगी, पर एक्चुअली वो इनकम किसकी होनी चाहिए? विजय की, क्योंकि प्रॉपर्टी विजय के नाम पे है। ऐसे केस में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि विजय ने अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर करने की कोशिश की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम को मेरी इनकम में क्लब कर देगा। भले ही वो इनकम पल्लवी ने कमाई होगी, पर उतनी इनकम विजय की इनकम में ऐड कर देगा वो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो पल्लवी से कैश कलेक्ट करेगा, कुछ नहीं, वो पल्लवी की इनकम में वो कंसिडर ही नहीं करेगा, वो विजय की इनकम में कंसिडर करेगा। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्लबिंग, राइट। ये क्लबिंग पूरा का पूरा आपको एक चैप्टर है, आगे आएगा 5 हेड के बाद, राइट। सर एचयूएफ में अगर लीगल एडॉप्शन हुआ तो क्या मेंबर बन सकता है? बिल्कुल बन जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लीगल एडॉप्शन होने के बाद आप उसको को पार्टनर की गद्दी देते हो। तीसरा सवाल, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, फिर हमने उसे सेल कर दिया एप्रिशिएट वैल्यू पे, तो क्या वो भी टैक्सेबल होगा? हाँ कार्तिक, वो भी टैक्सेबल होगा। जब मुझे गिफ्ट मिला ये टैक्सेबल होगा गिफ्ट में। जब इस गिफ्ट को मैं बेच रहा हूं तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगे तब पढ़ेंगे ये। सर बुक्स कब तक शिपिंग होगी? दिनेश आपने शायद मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना, फिर आपसे एक कह दूं, सब चीज 7 दिन बाद होगी, उसके पहले आपको बुक्स का काम भी नहीं है, सब 7 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। सर वुमन करता है तो को पार्टनर हुई या मेंबर हुई? जो बंदा करता होता है वो को पार्टनर भी होता है। सर 44 एडी में एडी का क्या मतलब है? सेक्शन नंबर है 44 एडी, इसका कोई मतलब नहीं है। सर ऐप पे कब शिफ्ट होंगे? शिफ्ट होने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा। यस क्या इलीगल इनकम लीगल कंसिडर कर दी जाएगी टैक्स पे करने के बाद? बिल्कुल नहीं, उसका कैरेक्टर इलीगल ही रहेगा। सर पर्सन एंड एसएससी के डेफिनेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? डायरेक्ट, व्हाट इज एसएससी, व्हाट इज पर्सन, डायरेक्ट क्वेश्चन। एचयूएफ में मम्मी जो होती है ये को पार्टनर ही होती है। ये रिकॉर्डिंग पीडी में मिलेगा। हाँ सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी टैक्स भरता है क्या? नहीं, वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने का काम करता है, उसको कोई इनकम नहीं जनरेट होती। इधर कोई डाउट? सर टीडीएस मैंने अभी बताया, टीडीएस मैंने अभी बताया, आपको पूरा चैप्टर भी है टीडीएस का। मेरी बात समझिए, सपोज विजय 50,000 रुपए का पेमेंट कर रहा है सीए को फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, तो विजय को क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा 10% के हिसाब से। मतलब विजय एक्चुअली सिर्फ 45,000 ही सीए को देगा और 5,000 रुपीज जो होगा ये विजय ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे देगा। तो आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया किसी की सोर्स ऑफ इनकम पे, तो किसी की सोर्स ऑफ इनकम पे आप पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेते हो।
हालांकि इस कंसेप्ट को आपको एक पूरे चैप्टर के साथ समझाया जाता है आगे। यस माइनर को टैक्स लगेगा, उसका एग्जाम्पल बोलो। सपोज सर माइनर ने कोई इनकम कमाई टैलेंट से, माइनर गया सिंगिंग कंपटीशन में और सिंगिंग कंपटीशन जीत के 5 लाख रुपए कमाए, इस 5 लाख रुपए पे टैक्स माइनर को ही देना होगा। नहीं बेटा, हमने वी लर्न के ऊपर May 22 का अभी तक लिस्टिंग ही नहीं किया है, आप अभी भी जाके देख लीजिए। डज पुलिस स्टेशन पे द टैक्स? आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, डज पुलिस स्टेशन अर्न सम इनकम? सर एचयूएफ में टैक्स प्लानिंग कैसे होती है? मैंने लेक्चर में समझाया बेटा, लेक्चर वापस देखो। 2.5 लाख रुपए पे आप टैक्स सेव कर रहे हो। एचयूएफ का सेपरेट पैन कार्ड निकलता है बेटा। सर माइनर का इनकम क्लबिंग होगा क्या? माइनर की इनकम क्लब होती है। रिश्वत कोई पर्टिकुलर पर्सन लेता है ना, पुलिस स्टेशन थोड़ी नहीं लेता है मेरे भाई। कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट अर्न करके वो शेयर करे तो टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को डिविडेंड के नाम पे बांटती है, तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उस पर तो टैक्स देती है ना। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा आपको बाद में। सर केबीसी इनकम पे टैक्स लगता है क्या? मानसी बेटा शायद आप आ जाइए, प्लीज कल का लेक्चर देखिए। डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, एग्जम्पशन बेटा मतलब ऐसी इनकम होती है जिसपे इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करता। सेक्शन 10 लिखता है कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं होता। डिडक्शन पार्शियल एग्जम्पशन होता है, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो इनकम में से आपको डिडक्शन मिलता है। कुछ अमाउंट 100 रुपए की इनकम है तो उसमें से लेट से 30% मिलेगा, 40% मिलेगा, कोई 2000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, ये डिडक्शन हुआ। इनकम टैक्स में एओपी बीवाई में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है, सिर्फ इसके फॉर्मेशन में फर्क है, बाकी इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं, इनके टैक्स ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं। सर लॉ में समझिएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर और उसके रोल, डीटी एंड आईडीटी मिला के 30% का एमसीक्यू आता है। प्रॉफिट इज टैक्सेबल, प्रॉफिट इन्वेस्टेड एंड देन अगेन प्रॉफिट अर्न इज अगेन टैक्सेबल। डन है प्रभु? दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई और सवाल रह गए होंगे तो आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कल पूछ लीजिएगा, राइट। दूसरी बात, आप मुझे 3 जगह मैंडेटरीली ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब, इंस्टा एंड टेलीग्राम, 3 जगह मैंडेटरीली ज्वाइन कर लीजिए। आपके जितने दोस्त होंगे, आपको अगर ये डेमो पसंद आ रहा होगा तो उन तक के पहुंचा दीजिएगा। जल्दी से एडमिशन कर लीजिए क्योंकि हम बहुत जल्द सॉफ्टवेयर्स के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं, तो आपका डिसीजन अगर हो गया है तो फटाफट जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड हाँ, अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो बच्चों।